वेलकम बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। और आज से हमारी शुरू हो रही है कंसेप्ट बैच। तुमने ऑलरेडी सबका बुरहान सर का लेक्चर अटेंड कर लिया रोटेशनल डायनामिक्स। तो हम लोग आज अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम तो लिख रहा होगा, थंबनेल पे दिख भी रहा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पर ये लेक्चर 0 लिखा है। लेक्चर 0 का मतलब क्या है पहले जानते हैं कि इसमें जो 11th में बच्चे डरे होते हैं कि सर मैं 11th तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिजिक्स कैसे करेंगे, टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसकी कोई कभी दिक्कत नहीं आएंगे। सारे के सारे न्यू इंडियन एरा वाले सारे प्रोफेसर जो हैं तुम लोग को बेसिक पूछेंगे भी नहीं कि तुम्हें बेसिक आता है कि नहीं आता है। पूरा का पूरा तुम लोग को बेसिक से लेके एंड तक क्लियर कराएंगे। तो हम लोग पहले बेसिक से सारी बातें करेंगे, इसलिए लेक्चर 0 लिया है। लेक्चर 0 में सिर्फ बेसिक्स की बातें करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाला है, उसके अलावा कोई बातें करने वाली है नहीं। टॉपिक का जो शुरू होगा वो शुरू होगा लेक्चर 1 में, इसमें नहीं। तो पहले कुछ बातें करते हैं। तुम्हारे फिजिक्स में तुम्हारे पास टॉपिक 16 है, 16 टॉपिक है। लास्ट से 2 साल पहले टॉपिक 20 थे, टॉपिक 20 थे। बच्चों को लगा खुशखबरी भाई टॉपिक 4 कम हो गए, उल्टा ये बैड न्यूज थी। इसका रीजन ये है कि बैड न्यूज होने का रीजन क्या, फर्स्ट रीजन ये थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ये टॉपिक पहले था ही नहीं, 2 साल पहले आया। उसके बाद एसी सर्किट्स, ये टॉपिक भी था ही नहीं, 2 साल पहले आया। तो प्रॉब्लम बच्चों को लगता है कि तो टॉपिक नया है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि 2 साल पहले सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन अलग अलग था। एक का वेटेज 6 मार्क्स, एक का वेटेज 6 मार्क्स, पूरा मिला के 12 मार्क्स। और अभी तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे हो ना, और इसका अकेले का वेटेज हो जाता है 6 से लेके 7 मार्क्स का। नुकसान हुआ ना, बहुत भारी नुकसान हुआ। अब बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। इसका रीजन दिखाता हूँ, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। प्रॉब्लम पहले मेन ये आती है, बच्चे अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, फला एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा, क्वेश्चन रीड करते ही मेरे दिमाग में उसका सोल्यूशन घूमने लगा, मुझे क्वेश्चन आ रहा है, आराम से याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब उसी वक्त ऑन स्पॉट लिखने जा रहा हूँ, उसी वक्त ऑन स्पॉट लिखने जा रहा हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। 90% बच्चे की प्रॉब्लम यही होती है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है कि बच्चे की प्रैक्टिस की कमी, प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है। अब बच्चे कैसे होता है, अगर मान लो कि मैंने आज करंट टॉपिक मेरा खत्म हो गया आज पढ़ा के, ये तुम लोग ओपन कब पढ़ते हो पता है, जब तुम्हारा कोई टेस्ट होता है तब। टेस्ट के दिन ही पढ़ते हो, उसके अलावा कहीं पढ़ते नहीं। प्रॉब्लम तुम्हारी वहां आती है। तो अब जो तुम्हारा महीना चल रहा है, अब जो तुम लोग 2 महीने कंटिन्यूस बोल रहे हैं ना कि घर वाले नहीं नहीं भी बोल रहे हैं, फिर भी हर बच्चा 2 घंटा दिन में पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं ना, जो 2 घंटा तुम लोग पढ़ रहे हो, इसी 2 घंटे को आगे तक लेके जाओ ना, ना ही बढ़ाओ ना ही कम करो, बस 2 घंटा कंटिन्यूस मेंटेन रखो। 2 घंटा सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही। तुम लोग को तो लेक्चर हमेशा मिलने वाले हैं और टॉपिक इस लेवल पे कराएंगे कि तुम्हारा कोई डाउट रहेगा ही नहीं रहेगा। समझे बात? तो भाई याद से करना कि जो 2 घंटा पढ़ रहे हो 2 घंटा कंटिन्यूस लेके चलो, तो कहीं अटकने वाले नहीं हो। और जहां भी अटके वहां न्यू इंडियन एरा खड़ा तो है, टेंशन की बात क्या है। चलो हम लोग अभी हमारी सारी बातें खत्म करते हैं और अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थंबनेल देखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोर्ड में इस टॉपिक का वेटेज है 5 से लेकर 6 मार्क्स का वेटेज। तो हम लोग इसकी बात शुरू कर रहे हैं। तो पहले ही बात करते हैं करंट। चलो भाई बेसिक की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ही आने वाला है करंट क्या है भाई, करंट पढ़ना पड़ेगा। करंट क्या है, जो बच्चों को 9th 10th में 11th में कुछ डेफिनेशन बोली जाती है। डेफिनेशन ये बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जो डेफिनेशन बोलते हैं वो लिख लेते हैं एक बार। क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फॉर्मूला को लिखने बोलता है तो इस करंट का सिंबल रहता है आई। आई, करंट का सिंबल आई। चलो करंट का सिंबल आई बोला मैंने, क्या कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसके डिवाइड में आ रहा है टाइम, ऐसी चीज जिसके डिवाइड में क्या आएगा, टाइम। तो ये किसका रेट है, चार्ज का रेट है, तो ये आ गया Q बाय टी। पर सवाल आता है कि चार्ज कौन सा और चार्ज है क्या। अगर बेसिस की बात करेंगे तो चार्ज पकड़ना पड़ेगा ना। अब पढ़ा होता है कि चार्ज मतलब क्या, 2 चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा कि भाई चार्ज क्या, पहले ये तो बताओ। तो चार्ज पढ़ने जाएंगे, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे। अब तुरंत आते हैं चार्ज पढ़ने, तो ये देखते हैं चार्ज क्या है। चलो अब मैं दिखाता हूं कि चार्ज क्या। अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल डिफाइन चार्ज, बोल नहीं पाओगे, मुश्किल है, याद नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत नहीं, हम बताएंगे हर चीज। अगर चार्ज का डेफिनेशन नहीं आ रही तो मास को डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं मास इज अ मैटर।
मास इज अ मैटर, तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज भी एक मैटर ही है, वो वाले मैटर की बात नहीं हो रही, चार्ज भी एक मैटर है, ऐसा मैटर जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। क्या कहा? चार्ज इज अ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस अराउंड इट। समझा? लिख लेते हैं फास्ट एंड फास्ट। चार्ज, चार्ज इज अ मैटर, मैं पहले बोला वो मैटर की बात नहीं हो रही ना, तो बच्चे वहां से आ जाएंगे। चार्ज इज अ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। अब सवाल आएगा सर ये इन्फ्लुएंस वर्ड क्या है? अरे इन्फ्लुएंस का मतलब वही सुना होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं ना, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। जो दिख रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं? रिपेल होते हैं। ये जो होता है ना बिहेवियर, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लुएंस। तो मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि तुम्हारे पास दो चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा तुम्हारे पास है नेगेटिव चार्ज। अब यहां लिखते हैं ये ई। अब ये ई का मतलब क्या है? हर किसी को लगता है सर ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉन है, नहीं ना, ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। याद रखना कभी भी ई का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री चार्ज। अगर यहां लिखता हूं माइनस, तब बोलो ना इलेक्ट्रॉन है, अब क्या है वो? एलिमेंट्री चार्ज। तो यहां क्या लिखता हूं? ई का मतलब क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। तो यहां साफ साफ लिखता हूं ई इज नथिंग बट एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज। अब यहां लिखते हैं एलिमेंट्री चार्ज। अब बात करते हैं प्लस ई बोलूंगा तो ये बन जाएगा हमारा प्रोटॉन, उसके बाद तुरंत बोलूंगा माइनस ई तो ये बन जाएगा तुम्हारा फेवरेट चीज इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव ई, नेगेटिव ई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव ई प्रोटॉन। अब सवाल आता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है? तो तुम लोग को ना 11th में ना सिखाया जाता है ई की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ ई की वैल्यू लिखते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? एसआई यूनिट है चार्ज का, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है भाई? कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा 11th में, कूलम्स लॉ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा, पढ़ा देंगे, दिक्कत क्या है? कूलम्स लॉ बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कूलम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सवाल आया, प्रॉब्लम कोई भी नहीं, आराम से मक्खन। चार्ज क्या होता है? चार्ज के बाद डेफिनेशन बोल दी, चार्ज इज अ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस अराउंड इट। अब इसके बाद की जब बात करने की, आखिर ये चार्ज बनता कैसे? चार्ज बनता कैसे भाई? तो चार्ज बनने का इस यूनिवर्स में एक लौता रीजन है, वो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेन बात ये, इस यूनिवर्स में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। अब शक आ रहा है मेरे पे, तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे कि सर चार्ज कैसे कांस्टेंट हो सकता है? कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम ले लो, मैं यहां लेता हूं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 281। अब जब बनाते हो तो यहां सिखाते हो ये न्यूक्लियस बनाते हो, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये आया +11e अंदर, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया -1e इलेक्ट्रॉन, -1e इलेक्ट्रॉन। अब मैं पहले ही बोल दूं कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, बोलना नहीं वहां से कोई चैट में फर्स्ट में 2 बनाओ, सेकेंड में 8 बनाओ, लास्ट में 1 बनाओ, ना ना ना, डायरेक्ट +11 -11। नेट चार्ज कितना हुआ भाई? नेट चार्ज, नेट चार्ज तो यहां दिख रहा है साफ साफ, नेट चार्ज साफ साफ दिखेंगे यहाँ पे। अगर बोल रहा हूं +11e अंदर -11e बाहर, तो ये आया +11e प्लस -11e, नेट चार्ज क्या हुआ? 0। हर एटम पे नेट चार्ज हमेशा 0 ही होता है। अब सवाल आएगा चार्ज बनता कैसे? मैंने 1 मिनट पहले ही बोला, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक तुम्हारा चार्ज बनने वाला है ही नहीं। अब सवाल मन में पहले ही आएगा कि बचपन में कभी ना कभी एक खेल जरूर खेला होगा, सबने खेला होगा, जो एक स्केल लेते हैं प्लास्टिक की, रब करते हैं बालों पे और पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो ये क्या किया तुमने, रब किया ना, रब करने से बड़ा अट्रैक्ट हुआ, तब जाके वो चार्ज उसके ऊपर आया है। तो हम लोग देखते हैं कि मैंने अभी 1 मिनट पहले कहा कि चार्ज बनने का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है। थोड़ा अलग कलर से लिख के दिखाता हूँ इसको, 1 मिनट बच्चा देख लो यहाँ पे। ये है तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ, क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक ये चार्ज बनने वाला ना ही है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए हमेशा अपने को देनी पड़ती है एनर्जी। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। अब ये मैंने बनाया था सोडियम, इसमें थे +11 इलेक्ट्रॉन, +11 ई, इसके बाहर था -11 ई, -11 ई। तो जो नेट चार्ज की वैल्यू थी वो 0 थी। बाई चांस मानो कि इस सोडियम को मैंने दे दिए कहीं से एनर्जी मिल गई है, एनर्जी मिलने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया वहां से, एक इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो गया, तो यहाँ हो गए 10, इसके पास आ गए 10। अभी नेट चार्ज निकालो, अब कितना आएगा, +11 -10, तो बोलोगे +1 ई। इसलिए हम लोग लिखते हैं सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये महाशय अभी एटम नहीं रहे, ये बन गए आयन। सुना होगा कटायन, अनायन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, देखो इलेक्ट्रॉन उसने दिया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। प्रोटॉन आए नहीं है, इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसलिए उस पर चार्ज, प्रोटॉन का काउंट बढ़ गया, चार्ज पॉजिटिव आया। अब क्लोरीन दिखा होगा, क्लोरीन में क्या आता है ना माइनस साइन, देखते हो ना -1। इसका मतलब क्या होता है, इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आए हैं क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ा। मैं दिखाता हूँ आराम से, देखो इसी स्लाइड पे दिखाता हूँ, यहाँ सुनो, यहाँ दिखाता हूँ इस स्लाइड पे। ये देखो यहाँ की बात करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक सिस्टम बना देता हूँ, सिस्टम यहाँ बनाता हूँ, सिस्टम यहाँ बनाइए, दूसरी सिस्टम यहाँ बनाता हूँ। ये एक सिस्टम है, सिस्टम में चार्ज जाने वाले हैं, आने वाले। तो इसके अंदर है तुम्हारे पास 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन माइनस के साथ, 50 प्रोटॉन प्लस के साथ, और इसके पास पकड़ लेते हैं 30 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास +30 प्रोटॉन है। नेट चार्ज क्या है, 0। अब बात करते हैं आगे की बात। मान लेते हैं कि भाई मैंने क्या किया है, इस चीज को दे दी है एनर्जी, इसको दी है एनर्जी। मेरी एनर्जी देने के बाद तुरंत ही इसके पास से इलेक्ट्रॉन 5 उड़ गए। 5 उड़ने के बाद यहां आ गए वो इसके ऊपर। अब इसके पास से 5 इलेक्ट्रॉन कम अगर हो गए, इसके पास से अगर 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, देखते हैं कितना बचेगा फिर। चलो बताओ जल्दी फास्ट बताओ। इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां बच गया 45, और 5 गए तो इसको मिल गए ना 5, वो तो 5 अगर इसको मिल गए तो इसके पास कितना हो गए, 35 हो गए। अब देखो इसके पास काउंट ज्यादा किसका है, प्रोटॉन का, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, अरे समझ तो गए, बना दिया मैंने, दिख तो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि ज्यादा क्या है इसके पास, प्रोटॉन। प्रोटॉन गया, आए क्या, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन गए ना, इसलिए प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इस पे चार्ज कौन सा आएगा, हाँ सही बोला है, वहां से आवाज आ गई है। ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। चलो नेगेटिव बन गया इसके ऊपर। अब मतलब इसका मतलब यहाँ क्लियर समझ गया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो भी चार्ज उस पे आएगा वो चार्ज आएगा नेगेटिव। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस महाशय पे चार्ज जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अगर सेम रहा तो, अरे अभी तो बताया न्यूट्रल, तो ये आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बढ़िया समझ गया। पर सवाल मन में पहले बच्चों के आया होगा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया, मतलब बोलते हैं प्रोटॉन का साबुन स्लो था क्या, इलेक्ट्रॉन ही क्यों गया। इलेक्ट्रॉन जाने के और प्रोटॉन नहीं जाने का दिखाता हूं पहले रीजन। प्रोटॉन नहीं जाने के 2 रीजन है। एक तो फर्स्ट रीजन ये कि जो प्रोटॉन महाशय होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है, अंदर। अब उसको अंदर बाहर निकालना है तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, मुश्किल वाला काम है, तो निकलता नहीं। दूसरा रीजन ये है,
दूसरा रीजन ये है कि सबसे हल्का मास किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे हल्का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg। सबसे हल्का मास इलेक्ट्रॉन का होता है, सबसे हल्का मास इलेक्ट्रॉन का होता है। अब खुद ही दिमाग लगाओ, हल्की चीज बाहर जाएगी, भारी चीज अंदर रह जाएगी। एग्जैक्टली भारी चीज अंदर रह जाएगी, भारी चीज अंदर रह जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन अंदर रह जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? चार्ज आराम से बन गया। अब जब मैंने करंट की डेफिनेशन सिखाई गई थी, करंट की डेफिनेशन सिखाई गई थी, तो उस वक्त एक बात रह गई थी, बात हमने बोली थी ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो समझ तो गया कि चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ना बाहर, प्रोटॉन तो जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या रहेगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन करेक्ट कर लें। क्या कहा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन चीज़ क्या है दिखाता हूँ। पर बच्चों को पहले मुझे एक दिखाना पड़ेगा। तुमने नोटिस किया होगा 10th में ना कुछ लेयर बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर अपने पास लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मिडोस्फियर, ओजोन, आइनोस्फियर। ये जो बोलते हैं ना आइनोस्फियर, इस लेयर को आइनोस्फियर क्यों बोलते हैं? इसका रीजन क्या है? अगर मैं अर्थ के पास हूं तो मेरे पास एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। हाँ भाई, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़ा ऊपर आऊंगा मॉलिक्यूल्स कम होंगे, थोड़ा और ऊपर आऊंगा कम होंगे, और थोड़ा ऊपर कम होंगे। जो आइनोस्फियर की लेयर है ये ऐसी लेयर है, इस लेयर में मॉलिक्यूल्स ना तो कम है ना ही ज्यादा है, मॉडरेट लेवल पे। अब क्या सवाल है कि जितना ऊपर ऊपर आ रहा हूँ, सन के पास आ रहा हूँ, तो सन के पास आने से दिक्कत क्या हुई कि सन की हीट तुरंत मुझे मिलेगी तो मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? निकल जाएंगे ना घर पे। इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन जाते ही क्या बन गया? वो आयन बन गया ना। इसलिए उस लेयर को ही बोलते हैं आइनोस्फियर। कोई दिक्कत? ये समझ गए बात? अभी हमने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फ्री बोलने का रीजन ये है कि किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा ना तभी वो करंट को बना सकता है, नहीं तो बनाएगा ही नहीं। मैं दिखाता हूं। सोडियम कहा था ना, सोडियम देखो, सोडियम का एग्जांपल ये था। इसका एटम नंबर कितना है? 11। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8। तो इसके पास ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए देखो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, क्योंकि फर्स्ट में 2 तो पूरे हैं, 8 तो पूरे हैं, एक उसके पास दिया है लास्ट वाले में, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है ना। अब देखो नोटिस करो कि इसमें यूनिवर्स में हर चीज तुम्हारी एटम से बनी है, एटम से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा ना। अब ये मार्कर प्लास्टिक का है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है पर इसमें करंट फ्लो होने वाला नहीं है ना। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन होने से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है। अब तुम्हारे पास बताते होते हैं कि करंट जो बनता है ना मोस्टली बनता है कंडक्टर्स में, मेटल्स में। इनके मेटल्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मेटल्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए उसमें ही करंट फ्लो होता है मोस्ट टाइम्स। अब होता क्या? लकड़ी, अगर लकड़ी वाले में मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री करने में बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्टेट स्टेबल है तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि उस एनर्जी देते देते इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से पहले ही लकड़ी जल जाएगी। निकालते बैठो इलेक्ट्रॉन को तो गए ना हाथ से। तो ये प्रॉब्लम वाला खेल है। तो ये समझ गए हम लोग। अब यहाँ चार्ज सिखा दिया कि चार्ज क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की, इसकी बात की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मेन सवाल यहाँ आता है कि करंट के अंदर, अब करंट तो समझ गया, क्या कहा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पे एक रॉड बनाता हूँ, रॉड, सोडियम का रॉड। ये बना दिया सोडियम का रॉड, सोडियम का रॉड। सवाल एक मेरे मन में है, सोडियम का रॉड बनाया है, सोडियम का रॉड है, मुझे पता है कि एक सोडियम के एटम में, सबको पता होगा, एक सोडियम के एटम में 6.02210⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, नंबर पहली बार देखा है कोई दिक्कत नहीं। एवोगाड्रो नंबर, हर एक एटम के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो मुझे पता है एक सोडियम का मैंने पूरा रॉड ले लिया, तो एक सोडियम में इतने हैं तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो इसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सोडियम क्या है? तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन है तो फ्री भी होंगे, है ना, फ्री भी होंगे ना, इलेक्ट्रॉन है तो फ्री भी होंगे। अब वही इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, फ्री है, फ्लो हो रहे हैं, पर मुझे शॉक लग रहा नहीं है। ये रॉड मेरे हाथ में रखा है मैंने, सोडियम का रॉड मेरे हाथ में, मान लो सोडियम का रॉड मेरे हाथ में, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री हैं, फ्लो हो रहे हैं,
पर करंट लग नहीं रहा है, करंट नहीं लग रहा। क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का राज छुपा हुआ है तुम्हारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, राज छुपा हुआ है। देखो, अगर इस लेवल का पानी, अगर दिखाता हूं कि इसके पीछे राज छुपा क्या है कि करंट बन क्यों नहीं रहा है, तो ध्यान से देखना। अगर बोलता हूं कि मान लो इतने नहीं है, मान लेते हैं कि 50 है, 100 है, 100 पकड़ते हैं, चलो 100 पकड़ लेते हैं। 100 इलेक्ट्रॉन है। 100 इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी का मालिक है, कहाँ भी जाएंगे महाशय, कहाँ भी जाएंगे। फ्री मतलब रैंडम डायरेक्शन में। अगर कोई आगे जा रहा होगा तो कोई पीछे भी तो होगा, कोई अगर ऊपर होगा तो कोई नीचे भी होगा, कोई नॉर्थ होगा तो कोई साउथ भी होगा, कोई ईस्ट होगा तो कोई वेस्ट भी होगा। सब पे चार्ज कितना है? सब पे चार्ज सेम ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सब पे चार्ज सेम है। अगर सब पे चार्ज सेम है तो आगे वाले ने कैंसिल किया पीछे वाले को, ऊपर वाले ने कैंसिल किया नीचे वाले को, नॉर्थ वाले ने कैंसिल किया साउथ वाले को, ईस्ट वाले ने कैंसिल किया वेस्ट वाले को। तो बंदे के ऊपर नेट चार्ज कितना आया? 0। तो यहाँ क्यू कितना आया? 0। अगर तुम्हारा क्यू 0 है, क्यू तुम्हारा अगर 0 हो गया तो करंट भी 0 हुआ ना। क्यू 0 तो करंट भी 0। अब सर बोला आपने फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो है, अभी भी करंट 0 है, तो क्या करें? अब देखो, अगर मेरे पास 2 बॉटल है, ये दोनों बॉटल है, ये भी पानी में भरी हुई बॉटल है, ये भी पानी में भरी हुई बॉटल है, दोनों में पानी सेम लेवल पे पकड़ लेते हैं। जान लगा लूंगा इसका पानी इसमें कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। पानी आने वाला नहीं, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसका पानी इसमें कभी भी नहीं आएगा। जैसे पानी को फ्लो अगर मुझे करना है तो इसको लेके जाओ ऊपर, ये आ गया लेवल का चेंज। अगर पानी को फ्लो करना है तो लेवल का डिफरेंस चाहिए, हाँ है ना? पानी को फ्लो करना लेवल डिफरेंस चाहिए ना। जैसे ही अब पानी आराम से फ्लो होगा, तो अगर पानी को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेवल का डिफरेंस चाहिए, तो इसी तरह करंट को फ्लो करने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मांगता है मतलब मांगता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये देखो, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दिख रहा है प्लस, तुम लोग इसको बोलते थे हायर पोटेंशियल, ये तुम्हारा होता है नेगेटिव, इसको तुम लोग बोलते थे लोअर पोटेंशियल, और ये तुम्हारा आ गया इसके अंदर, है ना? तो इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से एक जगह बना के रखी है पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसको बताने के लिए यही जगह बनाई थी वो, पर उस पर मैंने कहीं कुछ और लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक नया स्लाइड बना के दिखा देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक ही मिनट, चलो। हाँ, इस टॉपिक में मुझे बताना है तुम लोग को कि आखिर पोटेंशियल डिफरेंस का चक्कर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज क्या है, इसने आखिर किया। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाओ भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये कंसेप्ट समझ गया तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये है प्लस, ये है माइनस, अभी हाथ लगाओगे ना, अभी एक करंट बैठेगा, झटका बैठेगा, अभी इस बार करंट बनेगा। अब सवाल इसने क्या किया, देखते हैं क्या किया। तो मेरे पास स्लाइड पे मैं तुम्हारे लिए फिर से एक बार वो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये आ गया तुम्हारा सोडियम का रॉड, इसके अंदर आ गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, ये आ गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट कंप्लीट, प्लस माइनस। सवाल पहले ही क्लियर करते हैं कि इसने ऐसा क्या किया कि तुरंत करंट बन गया, तुरंत करंट बन गया, तुरंत। अभी हाथ लगाओगे अंदर से झंझनी बैठेगी। देखते हैं क्या किया इसने। जैसे ही किसी भी चीज में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी आता है, इस आसपास ना अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन कि उस रीजन में अगर कोई दूसरा चीज आएगा उस पर फोर्स अप्लाई होगा। मतलब क्रिकेट की फील्ड है ना, क्रिकेट की फील्ड, क्रिकेट की फील्ड में अगर अंपायर खड़ा होता है तो अंपायर की मर्जी के बगैर कोई बाहर वाला प्लेयर अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला प्लेयर बाहर जा नहीं सकता। इसका रीजन, अगर अंदर आएगा बाहर आएगा तो अंपायर क्या चिल्लाएगा ना, उस पर चिल्लाएगा, मतलब क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक चार्ज, उस चार्ज के आसपास एक ऐसा रीजन कि इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा प्लेयर कुछ भी आएगा तो ये चार्ज उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, चिल्लाएगा, चिल्लाना मतलब क्या, फोर्स ही हुआ ना, तो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। उस रीजन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपना टारगेट ये है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पीडी आता है, उसके आसपास बन जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा लिखता हूं, बाद में कंफ्यूजन आ जाएगा तुम लोगों को बच्चों। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या बना पोटेंशियल डिफरेंस के बाद? तुरंत बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेंगे, सबको पता होता है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव कैसे? अरे ये पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव हुआ, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन गई। अब होता क्या है, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा उस पर लगेगा फोर्स, मतलब धक्का, इन शॉर्ट धक्का लगेगा। अब किसी भी चीज पे धक्का लगेगा तो वो रैंडम थोड़ी जाएगी, यहाँ थोड़ी घूमेगी, एक लाइन में ही जाएगी। तो ये सारे आ गए एक लाइन में। सारे बोलना गलत है, सारे बोलना गलत है, सॉरी, सारे बोलना गलत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बैटरी की पावर पे ना, डिपेंड करता है बैटरी की पावर पे। अगर बैटरी की पावर वीक है तो कम इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे, कम इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे। तो इसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बन गया तुम्हारा फोर्स, लग गया उस चीज पे, फोर्स लग गया। फोर्स की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लाइन में आ गए। अभी नेट चार्ज निकालूंगा, जीरो थोड़ी होगा, होगा जीरो? नहीं होगा। इसका रीजन दिखा दिया मैंने कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, उसकी वजह से उस पर फोर्स लगा, फोर्स की वजह से उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन लाइन में आ गए, तो नेट चार्ज जीरो नहीं। अभी जब अभी करूंगा I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो मेरे पास चार्ज जीरो ही नहीं होगा, चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा। और मैंने कहा कि डिपेंड करता है बैटरी की पावर पे। अगर बैटरी की पावर कम, मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस कम, तो कम इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे ना। अगर बैटरी की पावर स्ट्रांग तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे। अरे भाई ये इन शॉर्ट तुम्हारे क्लासरूम का प्रोफेसर है, प्रोफेसर क्लासरूम में प्रोफेसर है। कैसे क्या? देखो, अगर क्लासरूम में प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, बच्चे अपनी मर्जी के मालिक यहाँ वहां घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी के मालिक यहाँ वहां घूम रहे हैं। जैसे ही क्लासरूम में प्रोफेसर की एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, बच्चे आ जाएंगे लाइन पे, एक लाइन में बैठेंगे, जो घूमने वाले भी नहीं होंगे। पर डिपेंड करता है प्रोफेसर की पावर पे, पोटेंशियल डिफरेंस की पावर पे। अगर प्रोफेसर की पावर कम, मतलब प्रोफेसर स्ट्रिक्ट नहीं, लीनियंट है, कुछ बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ काला कांडी वाले बच्चे होते हैं, अभी मस्ती कर रहे होते हैं, वो लाइन में नहीं आते, वो ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं, अपना चल रहा होता है उनका। अगर मान लो उसी क्लास में ऐसा प्रोफेसर आ गया जिसकी बैटरी पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो जो काला कांडे वाले बच्चे होते हैं ना, वो भी लाइन में आएंगे। क्यों आएंगे? मार खाएगा ना अभी। इस रीजन से ये चक्कर है। अगर बैटरी की पावर कम तो कम इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे, बैटरी की पावर स्ट्रांग तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लाइन में आएंगे। अब सवाल पहले आता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं सर, निकालते कैसे हैं? अरे बच्चों वाला खेल, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या नाम है हार्ड, ओम्स लॉ, घर का बंगला बनाएंगे, ओम्स लॉ। तो ये आता है V, सिंबल क्या है इसका? V। तो ये आ गया V इज इक्वल्स टू I इंटू R। इसी चीज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसी चीज को? पोटेंशियल डिफरेंस। प्रॉब्लम आराम से, मक्खन तो है। पहले क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर फोर्स, उसके बाद तुम्हारा बनेगा करंट, जो हमें पढ़ना था, करंट। देखो अब तक मैंने क्या क्या कवर करा दिया तुम लोग को, यहां से एक बार पूरा ध्यान से दिखा देता हूँ। चार्ज दिखा दिया, पहले आते करंट दिखाया, करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिखा दिया, उसके बाद हर चीज बातें कर ली। हम लोग को बहुत सारी बातें और भी करनी है, और भी करनी है, पूरा बेसिक कवर करना ही है कुछ भी होके। चार्ज, नेट चार्ज दिखा दिया, उसके बाद ये भी दिखा दिया, उसके बाद स्केलर वेक्टर तो बाकी बाद में करते हैं। उसके बाद इसके बाद अभी एक बात बची है अपनी, ये हो गया, डिफरेंस दिखा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया। हाँ चलो, बात ऑलमोस्ट सारी बातें कवर करा दी है मैंने। बच्चा, हाँ अभी एक बात बची है, वो बात बचती दिखा देता हूँ। बात क्या बची है वो? हाँ चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ बेस्ट लग रहा है मुझे, माहौल बना रहा है, अभी माहौल बनाते हैं। अब मुझे बताओ कि हमें डिसाइड करना है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। उसके बाद खुद डिसाइड करेंगे कि करंट अपनी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिसाइड करेंगे। पहले सवाल आता है कि यहाँ लिखता हूँ करंट, करंट लिखता हूँ स्केलर और वेक्टर, तो यहाँ लिखता हूँ स्केलर और यहाँ लिखता हूँ वेक्टर। पता नहीं है, पता नहीं, अरे सर स्केलर क्या वेक्टर क्या यही पता नहीं है, कोई दिक्कत मैं हूं, अभी भी सब बताएंगे। स्केलर क्या वेक्टर क्या, स्केलर का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अरे नंबर, नंबर दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त को पकड़ो, मान लो कि दोस्त मेरा दोस्त है, उसको पूछ रहा हूँ तेरा मास बता भाई, तेरा मास बता। वो बताएगा 50 kg है भाई। 50 kg बोला उसने, 50 kg टूवर्ड्स राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड बोला नहीं ना। ये मतलब कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? नंबर।
50 क्या है? नंबर। इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आएगा, उसको बोलते हैं स्केलार क्वांटिटी। तो इसमें क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आता है मैग्नीट्यूड, उसको ही क्या बोला मैंने? नंबर। नंबर समझा? अरे नंबर मतलब सिर्फ नंबर आएगा। अब वेक्टर, वेक्टर चीज बहुत खास है। वेक्टर मतलब ऐसी चीज जिसमें डायरेक्शन सामने वाला खुद पूछेगा, जब तक मैं उसको डायरेक्शन नहीं दूंगा वो काम नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन वाला खुद पूछेगा, उसको बोलते हैं वेक्टर चीज। दिखाता हूं फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक खजाना रखा है, खजाना रखा है। मैं तुम में से किसी एक बच्चे को खजाने का बोलने वाला हूं, खजाना कहां छुपा है, जाके ले लो, जाके बिंदास ले लो। तो सवाल आ रहा है कि मैं उसको बोल रहा हूं कि आप जहां खड़े हो वहीं से 50 स्टेप्स लो, 50 स्टेप्स लो, खजाना तुम्हारा। फिर भी बच्चा ढूंढ नहीं पाएगा, एक सवाल करेगा ना, जैसे आपने किया सवाल। क्या सवाल था वो? किस तरफ? हाँ एग्जैक्टली किस तरफ पूछेगा। अब वो किस तरफ पूछा मतलब क्या है? डायरेक्शन पूछ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? जिस चीज में तुम्हारे पास आता है मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, मैग्नीट्यूड तो कंपलसरी है भाई, मैग्नीट्यूड तो रहेगा, प्लस रहेगी डायरेक्शन। तो सामने वाला खुद पूछेगा। जो मैंने एग्जांपल दिया वो एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट का। अब उसको बोलूंगा तुम जहां खड़े हो वहां से 50 स्टेप्स लो टूवर्ड्स राइट। अब बंदा खजाना ढूंढ लेगा आराम से। तो जिसमें डायरेक्शन सामने वाला खुद पूछेगा वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें मैग्नीट्यूड रहता है सिर्फ वो होता है स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल अपना ये था कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। उसके पहले देखते हैं कि स्केलर चीजों को ऐड कैसे होता है। तो यहां देखते हैं फर्स्ट चीज में कि स्केलर एडिशन, स्केलर को ऐड कैसे करते हैं। स्केलर है, अरे स्केलर है, स्केलर मतलब क्या? हलवा चीज, दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल राउंड है, इस राउंड में जितने मास उसको ऐड कर दो, 30 kg, 20 kg प्लस 20 kg प्लस 10 kg। अब बोल रहे हैं कि इसमें जितने मास है उसको ऐड कर दो। सब लोग बोलते हैं हाँ सर 80 kg है, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 80 kg है। अब 80 kg कहा ना, डायरेक्ट ऐड किया ना, ऐसी चीज को बोलते हैं स्केलर एडिशन। सर तो पता था पर करने नहीं आता था, समझे बात? इसको बोलते हैं स्केलर एडिशन। अब बात समझते हैं कि भाई वेक्टर एडिशन क्या होता है। क्या कहा? वेक्टर एडिशन। ये खतरनाक चीज है भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है और बढ़िया चीज है वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो अपने पास एक हाईटेक चीज है तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एरो वगैरह अपने पास बहुत ज्यादा है, तो ये पॉइंट से मैंने बना दिया, एरो ब्लैक कलर में है, एक मिनट। तो ये बना दिया मैंने एक एरो, ये बना दिया एक एरो, ठीक है। हाँ अभी ये वेक्टर चीज की बात करते हैं, और दूसरा एक एरो यहाँ और एक बना लेते हैं। एक मिनट है बच्चा, चलो ये दोनों आ गए वेक्टर, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं, ये तुम्हारा है ए वेक्टर, ये तुम्हारा है बी वेक्टर। और दोनों का अगर मुझे बोल रहा है कि मुझे कोई सवाल पूछ रहा है ए प्लस बी करके बताओ, ए प्लस बी। तो अगर मुझे कोई ए प्लस बी करने बोल रहा है, ए प्लस बी वेक्टर करने बोल रहा है, तो करते हैं आराम से भाई। क्या चलो ए प्लस बी करते हैं, मुझे थोड़ा स्क्रीन चाहिए था ना इसलिए। ए प्लस बी करते हैं, हाँ चलो सब कुछ परफेक्ट है। ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी कराना देखो कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। ये लिखा ए प्लस बी, करना कुछ नहीं है। ए प्लस बी कहा है तो ए को हाथ लगाना नहीं, सिर्फ हाथ लगाएंगे बी को। तो मैंने क्या किया, यहीं से जो ए था उसको ड्रॉ किया और एक बार ए को ड्रॉ कर दिया। प्रॉब्लम? चलो थोड़ा स्क्रीन को मैं दिखा देता हूँ और एक बार प्रॉपर कर देता हूँ स्क्रीन को। चलो ये आ गया, ए को हाथ लगाया नहीं, ए को वैसे ड्रॉ किया। इस बी को उठाओ और बी को पैरेलली शिफ्ट करो ए के ऊपर। ये होता है तुम्हारा टेल, ये होता है हेड। तो बी का टेल उठाओ और चिपका दो ए के हेड पे। बी का टेल उठाओ और कहाँ चिपकाओगे? ए के हेड पे। तो ये आ गया बी का टेल ए के हेड पे। अब कुछ नहीं, अब खत्म। ए का टेल बी का हेड जोड़ दो, ये तुम्हारा हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होती है एडिशन। अब मेन सवाल जो मेरा पूछा था, मैंने ये पूछा था कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। अब आधे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं सबको लग रहा हो करंट सर वेक्टर क्वांटिटी है,
सर वेक्टर, चलो एक बार मैं दिखाता हूँ डायग्राम से। स्केलर और वेक्टर कंफ्यूजन बहुत है ना इसमें, स्केलर क्या वेक्टर क्या। तो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये प्रूफ बनाता हूँ, ये बना दिया और ये यहाँ पे। अब दिखाते हैं इसमें अंदर, अगर मान लेते हैं कि इस वाली ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 7 एम्पियर। करंट का यूनिट होता है भाई एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में, ये मेन ब्रांच में करंट कितना आएगा? हाँ हाँ, आवाज आया 10 एम्पियर, ये आ गया। हाँ आवाज आया मुझे, 10 एम्पियर। सबने यही कहा 10 एम्पियर, कोई दिक्कत? हाँ 10 एम्पियर। अब बताते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। अब देखो, पहले तो मैं बोलूंगा स्केलर नहीं है, बोलते हैं स्केलर क्यों, डायरेक्शन है, दिख रहा है एरो जा रहा है, तो स्केलर तो नहीं है। उसके बाद सवाल आएगा वेक्टर भी नहीं है। वेक्टर क्यों नहीं है सर? अरे देखो ऐड कैसे हो रहा है, 3 + 7 10, डायरेक्ट ऐड कैसे किया, स्केलर किया ना, अभी तो सिखाया। अब स्केलर क्यों नहीं है? डायरेक्शन है। वेक्टर क्यों नहीं है भाई? वेक्टर इसलिए नहीं है कि ऐड कैसे हो रहा है, स्केलर एडिशन हो रहा है, इसलिए करंट को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर वर्ड ही पहली बार सुना होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं। टेंसर मतलब ना ही स्केलर आएगा ना ही वेक्टर आएगा। अब तुम्हारे पास एग्जाम में होते हैं वाइवा, वाइवा में लोग सवाल पूछते हैं। बाय चांस मानो किसी ने अगर सवाल पूछ दिया, जो जूनियर कॉलेज में पढ़ते हैं मोस्टली, तो उनके सवाल किसी ने पूछ दिया कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर की बात करोगे तुम पहले बोलना टेंसर क्वांटिटी है। क्या बोलना? टेंसर क्वांटिटी है। सामने रिएक्शन दिया, क्या ऐसा शॉकिंग रिएक्शन दिया, तुरंत जवाब बदल देना, तुरंत जवाब बोलना नहीं सर स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका रीजन क्या? क्योंकि बच्चे जब गूगल पे सर्च करते हैं ना, सर्च करते हैं तो वहां उनको लिखा होता है सर स्केलर दिखा रहा है, पर स्केलर के आगे 0 लिखा होता है, उसको बोलते हैं 0 स्केलर। इसका रीजन ये होता है, ऐसे बच्चे करते हैं, उनको शक रहता है किसी ने प्रोफेसर पे, तो कौन सा होता है 0 स्केलर। मैंने कहा स्केलर क्यों नहीं है? अरे डायरेक्शन है। वेक्टर क्यों नहीं है? ऐड कैसे हो रहा है, स्केलर। इसे क्या नाम दिया? टेंसर क्वांटिटी। अब रिएक्शन क्या दिया, क्या हमने इसको जवाब क्या दिया? नहीं सर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों बोलना है ऐसे? उसको जो जवाब के तुमसे उम्मीद है वही जवाब उनको दो, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। अब सामने वाले को अगर टेंसर क्वांटिटी क्या है पता ही नहीं तो जवाब बदल देंगे ना। रिएक्शन क्या, क्या रिएक्शन आया तुरंत जवाब बदल देना, मैंने कुछ बोला नहीं आपने कुछ सुना नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। मार्क्स चाहिए भाई, मार्क्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी करंट टेंसर क्वांटिटी, कोई दिक्कत? अब हमारी बात और बाकी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, घाई नहीं करते। करंट बता दिया मैंने, करंट स्केलर वेक्टर बता दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस सिखा दिया मैंने, रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल सिखाऊंगा। उसके बाद रेजिस्टिविटी बचा है। क्या बचा है? स्केलर वेक्टर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्केलर वेक्टर हो गया पूरी तरह। उसके बाद रेजिस्टिविटी भी हो गया, डिफरेंस बढ़िया है, डिफरेंस भी सिखा दिया है। अब बस तुम्हारा बचता है रेजिस्टिविटी। स्क्रीन खाली है, भर देंगे, पूरी तरह भर देंगे, घाई करने की जरूरत ही नहीं है। रेजिस्टिविटी 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 रेजिस्टिविटी, नाम सुना सुना लग रहा है कहीं ना कहीं, याद करेंगे तो 11वीं में सुना सुना था। इसकी अगर सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है रो, कुछ कुछ बुक में उनका सिंबल लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं? सिग्मा। और मैं क्या लिख रहा हूँ? रो। अच्छा लग रहा है रो मुझे, क्या लिखा मैंने? रो। अब बात करते हैं ये चक्कर क्या है। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस की। इनकी रेजिस्टेंस की आगे ही तो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ध्यान से पढ़ते हैं कि चीज रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस सर रेजिस्टेंस ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा था, ऐसा 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 कुछ बनाते थे, ये होता है रेजिस्टेंस। इतना ही डायग्राम में बोलोगे तो कैसे समझेगा? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई तो चीज है जो मुझे रोक रही है, कोई तो चीज है जो मुझे रोक रही है। अब ऐसी क्या चीज जो रोक रही है, नोटिस करना। अब मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास इस रास्ते से, इस रास्ते से करंट अगर जाएगा, वो 10 एम्पियर जाएगा, तो बाहर आते हुए मुझे 10 एम्पियर नहीं मिलेगा, क्योंकि हर वायर के पास खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जो बाहर निकलते मुझे मिलता है 9 एम्पियर, कुछ ना कुछ खा लेगा ना वो, कुछ ना कुछ वायर खा लेगी, जो मेरा अपोज हो गया उसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो तुम्हारे सर्किट में मैंने करंट भेजा था फैन चलाने के लिए, अब वो क्या रहा, वायर गर्म हो रही है। काम क्या था? फैन को चलाना है, फैन को घुमाना है, वायर गर्म होगी ना, तो जो गर्म करने में इसको एक्स्ट्रा करंट तो लगा होगा ना। काम दिया था फैन चलाने के लिए, बंदे ने वायर गर्म कर दी, गर्म कर दी ना। अगर मेरे घर का सामान यूज करेगा तो दिक्कत तो आएगी ना।
तो वही चीज है कि रेजिस्टेंस मतलब क्या, मुझे अपोज करता है, मुझे रोकता है जाने से, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का चक्कर क्या है, ये निकालते कैसे। तो इसका सिंबल रेजिस्टेंस का है आर, सिंबल क्या है आर। अब डिपेंड कर देखते हैं कैसे है। तो ये एक डायग्राम है, ये तुम्हारे आगे बैटरी और ये तुम्हारी की देखो ऐसे बनाते हैं। की का मतलब दो कि ऐसे गोला गोला बना दिया है, बीच में डॉट बना दिया है, इसको बोलते हैं क्लोज एंड ओपन की, ओपन एंड क्लोज की। ऐसे डॉट बना, बीच में डॉट बना दिया है। अगर डॉट लिखा है मतलब क्या, ये क्लोज है, क्लोज मतलब करंट फ्लो हो सकता है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ करंट फ्लो कर रहा हूँ। अब यहाँ मान लेते हैं कि 10 एम्पियर करंट है। मुझे पता है कि जब यहाँ 10 एम्पियर रहेगा तो बाहर आते आते कुछ तो कम मिलेगा। अब मान लेते हैं कि दूसरी वायर है, दूसरी वायर है, दूसरी वायर है, दूसरी वायर है, ये है दूसरी वायर ऐसी। यहाँ भी बैटरी आ गई, यहाँ भी की आ गई। अब करंट सेम रखते हैं, यहाँ भी 10 एम्पियर है, यहाँ भी 10 एम्पियर ही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, आराम से। अब मुझे ये पता है कि हर वायर में रेजिस्टेंस रहता है, तो जब इस वायर से करंट देखूंगा तो मुझे लगता है यहाँ से जो करंट मिलेगा वो 9 एम्पियर मिलेगा। पर इस वायर में जब बात करूंगा तो मुझे पता है रास्ता लंबा हो चुका है, तो अभी वो 10 एम्पियर 9 एम्पियर देना मुश्किल है, 9 एम्पियर तो नहीं देगा, अभी वो देगा मान लेते हैं 8 एम्पियर। इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ क्लिक होगी बात। लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तुम्हारे घर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता निकलता है मार्केट से, दूसरा रास्ता है मार्केट से। एक मार्केट फैला हुआ है 2 किलोमीटर में, एक मार्केट फैला हुआ है 10 किलोमीटर में। कहाँ से जाओगे? 2 किलोमीटर वाले से, स्मार्ट है, 2 किलोमीटर वाले से, क्योंकि मार्केट ही है पर छोटा मार्केट है, तो लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। मार्केट एग्जाम्पल क्यों दिया, रेजिस्टेंस ना, अपोजिशन कहा ना, तकलीफ होगी चलने में, तो लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। अब दूसरा मार्केट 10 किलोमीटर वाला है तो लेंथ ज्यादा है उसकी, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। डायरेक्टली या इनवर्सली? सर डायरेक्टली, तो ये लिख दिया R प्रोपोर्शनल टू L। हलवा, आराम से एक काम खत्म। सेकेंड, अब सेकेंड दिमाग लगाते हैं। चलो इसका काम हो गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से मैं, हट जाओ। चलो एक काम खत्म हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L समझ गया, प्रॉब्लम नहीं। अब आगे की बात करते हैं, सिंपल लॉजिक लगाते हैं। अब खुद बताना, दो मार्केट है, मार्केट की लेंथ अभी बदली नहीं है, लेंथ नहीं बदलेंगे। अगर मानते हैं कि ये मार्केट है, ये एक मार्केट है और ये एक बड़ा मार्केट है ऐसे, दिखाता हूं। एक मार्केट है 2 किलोमीटर का, एक मार्केट है 2 किलोमीटर, दोनों मार्केट 2 किलोमीटर के हैं। पर जो 2 किलोमीटर का मार्केट है वो पूरे ग्राउंड में लगा हुआ है, फैला हुआ है, पूरे एरिया में फैला हुआ है। और दूसरा मार्केट है गली के अंदर, गली के अंदर। तकलीफ ज्यादा कहाँ होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ रहेगा, गली के अंदर। चलो गली के अंदर, सही से सही, लेंथ तो उतनी है, एरिया कम हो गया, एरिया कम, तकलीफ हुई ना, गली में आ गए ना, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया ना रेजिस्टेंस। तो एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। अब वही आगे ग्राउंड में, आ जा ग्राउंड में, ग्राउंड में आने के बाद क्या हुआ, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया ना, तकलीफ कम हुई ना। देखो यहां जब मैं चलूंगा तो तकलीफ मुझे ज्यादा होगी, हाँ है ना। जब यहां चलूंगा तकलीफ कुछ होगी ही नहीं। एरिया छोटा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया बड़ा तो रेजिस्टेंस कम। तो ये हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां आ गया R प्रोपोर्शनल टू 1/A। रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, हो गया इनवर्सली। चलो भाई दो बातें हो गई हैं। अब देखते हैं, यहां भी R यहां भी R, तो ये आ गया R कंबाइन और लिख दिया प्रोपोर्शनल टू L/A। कोई दिक्कत नहीं आई होगी शायद से, कंफर्म L/A। बचपन से बात सिखाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद दो चीजें आती हैं, आवाज आने दो, आवाज आने दो। चलो बढ़िया है, आवाज आ गई है, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट का सिंबल है उसी को बोलते हैं रो, उसी का नाम है रेजिस्टिविटी, और ये होता है रो L/A। चलो भाई बढ़िया, समझ में आ गया। कांस्टेंट का नाम क्या कहा, उसी का तो नाम था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कि ये ऐसी चीज जो मुझे कितना रोकेगी, कितना रोकेगी। तो रो अगर निकालना चाहोगे तो एरिया यहाँ आ जाएगा, लेंथ यहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट चीज है, पक्का कांस्टेंट चीज है। अब इसका ही छोटा भाई आता है, इस रो का ही छोटा भाई, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसका सिंबल कहीं कहीं पे C लिखा होता है, कहीं कहीं पे K लिखा होता है, हम लोग लिखते हैं K। छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों उंगलियां कभी सेम होती नहीं, सारे तो नॉर्मल नहीं रहेंगे, तो एग्जैक्टली इसके उल्टा काम करता है ये।
एग्जैक्टली उल्टा, इसलिए इसको बोलते हैं कि के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। बढ़िया। अब मेन सवाल करते हैं इसी टॉपिक के अंदर। मेन सवाल मेरे मन में यह आता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, हो रहा है कि करंट फ्लो तो नहीं, रेजिस्टेंस क्या है उसमें ज्यादा है। अब सवाल आएगा सबसे कम रेजिस्टेंस किसमें है, फिर सबसे कम रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है मोस्टली, क्या सब लोग बोलते हैं यूज होता है सिल्वर में। लेस रेजिस्टेंस किसमें होता है, लेस रेजिस्टेंस सिल्वर, सिल्वर चांदी, सिल्वर। पर सवाल आएगा सर सिल्वर में रेजिस्टेंस कम है तो इसको यूज क्यों नहीं करते हम लोग, हमारे घर पे तो हर जगह सिल्वर यूज नहीं किया गया, कॉपर यूज किया गया। समझाना यूज क्यों नहीं किया गया है, महंगा है, बहुत महंगा है। अब इतना सिल्वर यूज करूंगा तो घर तो भाई बिक जाएगा। अम्बानी के घर पे भी नहीं है, अम्बानी के घर पे भी सिल्वर के वायर नहीं है, वायर किसके बने हुए हैं, कॉपर के। ये कॉपर में एज कम्पेयर टू सिल्वर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, पर कॉपर मेरे लिए चीप है, सस्ता है, इसलिए क्या यूज करते हैं कॉपर, मोस्टली हर जगह पे क्या यूज करते हैं कॉपर। समझ गए बात बढ़िया तरीके से, यहाँ तक प्रॉपर है। अब उसके बाद लास्ट 2-4 बातें और टॉपिक बतानी है जो कि बेसिक मुझे कवर कराना ही है कुछ भी करके। तो इसके बाद है अपने पास ये सीरीज पैरेलल की बात कर लेते हैं, सीरीज और पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैंने इसके लिए एक रामबाण टेक्निक बनाई है, ध्यान से देखो रामबाण टेक्निक क्या है, बहुत से लोगों को पता होता है पहले से ही, ये होता है पीवी और ये होता है एसआई, फेमस टेक्निक है पीवी एसआई। पीवी मतलब पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, एसआई मतलब सीरीज में करंट कांस्टेंट। ये 10th पे पढ़ा जाता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 3 मार्क्स के लिए होता है, तो मुझे यहां बताना जरूरी पड़ रहा है क्योंकि मुझे यूज करना है आगे। तो फर्स्ट लिख के देता हूं पीवी, तो इसका लिखता हूं फुल फॉर्म, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। तुम्हारे लिए हिंदी में लिख के दूं, बहुत सालों बाद हिंदी लिख रहा हूं, चलो ठीक है डायरेक्ट लिखता हूं, पैरेलल इन पैरेलल, एक मिनट, हाँ एक मिनट, पैरेलल और यहां लिखता हूं वोल्टेज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखता हूं, याद रहेगा वोल्टेज कांस्टेंट। तो पीवी से समझ गए, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, और यहां आएगा एस आई, एस आई मतलब सीरीज, एस मतलब सीरीज और आई मतलब करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। चलो ऐसा लग रहा है गाना गा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, करंट कांस्टेंट। अब प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, करते हैं प्रूफ आराम से भाई क्या। अब पहले करते हैं सीरीज के लिए, फिर करते हैं पैरेलल के लिए। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज का मतलब क्या आता है, सीरीज का मतलब तुम लोग को पढ़ाया गया होता है लाइन टू लाइन, ये आ गया सीरीज, है ना। बच्चे यही सोचते हैं कि अगर सब के सब लाइन में दिख रहे हैं, एक लाइन में है तो सीरीज में है ना, ऐसे पढ़ोगे तो हो गया भाई, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना। अब देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ये सबके सभी सीरीज में, लाइन में है नहीं है भाई, तो इसे कभी याद नहीं करा, अभी सिखा नहीं याद करने के लिए। सीरीज में करंट कांस्टेंट, तो जिस भी ब्रांच में, जिस भी सब रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम जा रहा होगा तो बोल देंगे कि क्या है सीरीज में। अगर सब ब्रांच में करंट अलग अलग है पर वोल्टेज सेम है तो क्या बोल देंगे, पैरेलल में। हाँ है ना, करंट सेम अगर रहेगा वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज सेम रहेगा तो करंट बदलेगा। तो सिंपल लॉजिक लगाया है, जिस भी रेजिस्टेंस के अंदर करंट अगर सेम जाएगा बोल दूंगा सीरीज, करंट अगर सेम जाएगा सीरीज, वोल्टेज अगर सेम रहेगा तो पैरेलल। तो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे, तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, तीनों को लगा देते हैं एक बैटरी से, सप्लाई से, ये लग दिया सप्लाई, ये आ गया तुम्हारा इसके अंदर खत्म, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये V। अब मैंने कहा कि ये तीनों किस में है, सीरीज में है, दिख रहा है सीरीज में है, तुम्हें तो पता ही होगा सीरीज में, तो सब में जो करंट रहेगा सब में सेम जाएगा, सब में करंट सेम जाएगा। सेम करंट है तो बदलने वाला चीज क्या होगा, पोटेंशियल। कहा एस आई है ना, करंट कांस्टेंट तो क्या बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा।
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं V1, इसका लिखता हूं V2, इसका लिखता हूं V3। चलेगा? पक्का? डन। क्या लिखा? रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग R1 V1, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग R2 V2 V3, रेजिस्ट पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग R3। तो यहां तक काम खत्म है। अब बस प्रूफ करना है। मुझे पता होगा अगर पूरा पोटेंशियल निकालूंगा, तीनों को जोड़ दूंगा, पूरा मिल जाएगा। तीनों को जोड़ दूंगा, पूरा मिल जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी सिखाया था ओम्स लॉ, पहले ओम्स लॉ सिखाया था, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो ये लिखता हूं I और ये आ गया R, पर ये R रहेगा इक्विवेलेंट, तीनों का मिला के। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ओवरऑल कितना लगा है, सबके सब सीरीज में। तो यहां चिपकाता हूं S, तो यह आ गया तुम्हारा। इसकी बात करते हैं। सो करंट क्या है? I रहेगा, रेजिस्टेंस क्या है? R1, तो यह आ गया IR1। इसका करंट तो इसमें भी I है, पर रेजिस्टेंस क्या है? R2, इसमें भी IR3। कोई दिक्कत? ये RS का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, R3 लिख दिया। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से? हाँ, दिख रहा है। I कॉमन दिख रहा है सर। चलो I गायब कर देते हैं। तो यह आ गया IRS, यह आ गया I कॉमन, तो यह आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I घर पे, ये I घर पे। तो RS का फॉर्मूला क्या आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। बढ़िया बढ़िया। अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस रहे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारे पास एग्जाम्पल की बात करो, एग्जाम्पल लेता हूँ। R1 लेता हूँ 1 ओम, R2 लेता हूँ 2 ओम, R3 लेता हूँ 3 ओम। मैं दिखाता हूँ, आंसर प्रेडिक्ट करता हूँ। आंसर प्रेडिक्ट क्या करते हैं कि अगर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे ना, तो जिसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो रहेगा ना, जो सबसे बड़ा रहेगा ना तीनों में से, उससे भी ज्यादा आएगा। और एक बात, अगर तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, उन तीनों में से सबसे बड़ा रहेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उससे भी बड़ा आएगा, उससे भी बड़ा। चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। मैंने क्या सिखाया? RS क्या करना है? तीनों को ऐड करना है। करो ऐड। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया? 6 बोल रहे बच्चे, सही है। देखो सबसे बड़ा 3 था, आंसर 3 से बड़ा आया। कोई दिक्कत? ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। 10th में करने के तुम लोग को 3 मार्क्स मिलते थे। अगर तुम लोग को ये तरीका याद होता PVSI का, तो हलवा था। क्या ही मुश्किल था इसमें? मुश्किल था कुछ भी नहीं। आगे की बात करते हैं। आगे अब ये हटा देते हैं। अब है रेजिस्टेंस सीरीज हो गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल थोड़ा अजीब हो जाएगा। पैरेलल, अब ड्रॉ करते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस। तो ये बना देता हूँ शेप। ये आ गया एक रेजिस्टेंस, ये आ गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये आ गया थर्ड रेजिस्टेंस, और ये जोड़ दिया सर्किट से। और ये आ गए मेरे सप्लाई। बिना सप्लाई तो करंट बनेगा नहीं, अभी सिखाया। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक आएगा नहीं, करंट बनने वाला नहीं। रेजिस्टेंस R1 R2 R3। अब बात करते हैं, ये है किसमें? पैरेलल में है। क्या सिखाया है? सिखाया है PVSI। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, तो क्या बदलेगा? करंट बदलेगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा वो निकलेगा I, यहाँ तक आ जाएगा। जो फर्स्ट में गया वो I1, सेकेंड में गया वो I2, थर्ड में जो गया वो I3। हाँ है ना? क्या गया? I1 I2 I3। यही करंट I1 यहाँ बाहर आएगा, यही I2 यहाँ बाहर आएगा, यही I3 यहाँ बाहर आएगा, और पूरा मिला के फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3, वही I बाहर आएगा। नॉर्मल I1 प्लस I2 प्लस I3, यही तुम्हारा I रहेगा। खत्म बात। अब सॉल्व करना है इस चीज में। अब मुझे पता है कि ये दिख रहा है, तीनों करंट मेरे पास आए, वो I के बराबर है ना, तो इसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ। मुझे पता है वो I आएगा, उसी चीज को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे वाइट से लिखता हूँ। तो यह आएगा टोटल करंट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ पता है। V इज इक्वल्स टू IR, देन I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो यहाँ I की जगह पुट करता हूँ V बाय R, पर मैं R क्या पुट करूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का। तीनों कैसे हैं? पैरेलल में, तो यहाँ आएगा P। तो यहाँ आ गया I1 क्या होगा? पोटेंशियल सेम रहेगा, क्यों? क्या लिखा है? PV सिखाया था, PV पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, तो ऊपर तो V सेम रहेगा। रेजिस्टेंस क्या है उसका? R1। तो यह आ गया
R1 प्लस ये होगा V बाय R2 प्लस ये होगा V बाय R3। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? V दिख रहा है, तो ये V ले लिया बाहर। आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई प्रॉब्लम? चलो बढ़िया है। अभी देखते हैं क्या सीन है। कुछ तो गायब होगा, कुछ तो गायब होगा। ये गया V यहाँ से, ये V यहाँ से। आंसर सामने आने वाला है, 1 मिनट। क्या आ गया आंसर? 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे बढ़िया, इसमें भी ऐड किया है पर उल्टा करके ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? उल्टा करके ऐड। अब इसका आंसर बताओ सर, क्या आंसर आएगा इसका? इसका जो आंसर आएगा, आंसर प्रेडिक्ट करना है ना, आंसर प्रेडिक्ट करता हूँ। सुनो कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ। इसका जो आंसर आएगा, जो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल R1 लिया मान लो 1, R2 लिया 2, R3 लिया 3, 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम। आंसर आंसर बोलता हूँ, सुनो। जो सबसे कम रहेगा, सबसे स्मॉल रहेगा ना, आंसर उससे भी कम आएगा। सबसे स्मॉल कौन सा है? 1। अगर तीनों को जोड़ूंगा पैरेलल में तो आंसर मेरा 1 से भी छोटा आएगा। चेक करना, चेक करना, चेक करना, करते हैं। तो ये आएगा 1/RP लिखा, 1/1, R1 कितना है? 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कोई दिक्कत? सॉल्व कैसे करें सर? करते हैं सॉल्व। देखो कभी वैसे जब ऐड करने आए ना, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाना, बेस सेम करने जाना। तो यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, यहाँ करता हूँ 3 से, यहाँ करता हूँ 6 से। क्यों किया ऐसा? बेस सेम करने के लिए। देखो सबका 6 हो रहा है, सबका 6 आ गया नीचे। ऊपर अगर 6 किया, नीचे 6 किया तो ऊपर भी 6 करना पड़ेगा। ऊपर आ गया 6। अगर यहाँ 3 किया तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। ऊपर आया 3, यहाँ 2 किया तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 आया। तो इन शॉर्ट जब करोगे तो क्या आएगा? 1/RP इक्वल्स टू 11/6। सर 11/6 सॉल्व करने के बाद आंसर 1 के ऊपर जा रहा है। तो जो निकाल रहा है वो 1/RP निकल रहा है ना। हमें क्या चाहिए? RP चाहिए। उल्टा करना पड़ेगा ना। तो RP क्या होगा? 6/11। अब करके देखो, अब आंसर 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है, नीचे नंबर बड़ा है। तो आंसर कभी भी ऊपर जाने वाला नहीं। जब सीरीज में रहेगा तो अगर R1 तीनों में से एक रेजिस्टेंस अगर बड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा आएगा। अगर पैरेलल में है, तीनों अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उससे सबसे स्मॉल रहेगा ना, आंसर उससे भी स्मॉल आएगा। बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत आई नहीं। चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। लास्ट टॉपिक समझते हैं, लास्ट टॉपिक समझते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैंने मोस्टली नोटिस किया, हर बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है। तो देखा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा पहले ही, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। लिखता हूँ, लिखता हूँ, क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में एंड ईएमएफ में फर्क क्या है। पहले तो सर ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ। ईएमएफ का फुल फॉर्म पता नहीं है। ईएमएफ का फुल फॉर्म यहाँ कोने में लिखता हूँ। चलो डिफरेंस वीडियो में पढ़ते हैं इसका आराम से। तो यहाँ लिखता हूँ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव मोटिव फोर्स, ये आ गया तुम्हारा ईएमएफ। हाँ, और ये आया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, एसपीडी सुना होगा ना, देखा भी होगा। चलो पीडी। अब बात करते हैं इसकी। अब सवाल आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फर्क क्या है। हर किसी को बोला जाता है कि सर सेम ही होता है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैं ये बोलता हूँ कि ऑलमोस्ट सेम होता है, पर स्लाइटली एक फर्क है ना, स्लाइटली एक फर्क है। दिखाते हैं फर्क क्या है, ध्यान से नोटिस करना। अभी मैंने बात किया 1 मिनट पहले, अगर चार्ज को फ्लो करना है, चार्ज को अगर फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, कंपलसरी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर चार्ज को मुझे फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है। चाहिए मतलब चाहिए। अगर विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट बनने वाला नहीं, करंट चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये चीज क्या है? कंपलसरी है फॉर फ्लो ऑफ करंट। कंपलसरी किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट के लिए। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है?
कंपलसरी किसके लिए, फ्लो ऑफ करंट के लिए। अब सवाल आता है कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है। अब ईएमएफ ऐसी चीज है कि मुझे पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ना, नोटिस क्या चीज है, अगर ये पानी यहाँ तक था, इसका पानी यहाँ था, तो एक लेवल, एक बात देखना, एक वक्त तक इसका पानी इसमें आएगा, उसके बाद रुक जाएगा, इसका पानी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दोनों किस पे आ जाएंगे, सेम लेवल पे। अगर फिर से पानी को फ्लो करना है, फिर से हिला दूंगा, फिर से पानी फ्लो होना शुरू होगा, फिर से एक वक्त आएगा कि फिर से उसके बाद क्या हो जाएगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा, फिर से हिला दूंगा। अगर मुझे कंटिन्यूस फ्लो को करना ही है तो मुझे बार बार इसको हिलाना पड़ेगा, लेवल डिफरेंस लाना पड़ेगा बार बार। तो इसी तरह अगर मुझे कंटिन्यूस, मतलब बोलते हैं कि एक ही चीज़ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूसली मुझे मेंटेन रखना है, मेंटेन रखा गया है किसी चीज़ में, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा किसी चीज़ के अंदर मेंटेन किया गया हुआ है, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, एक लेवल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो रहा है, फिर से हिला दे रहे हैं, फिर सेम हो रहा है, फिर हिला दे रहे हैं, तो ये चीज़ जो बार बार कर रहा है, मेंटेन करके रखता है ना, उसी चीज़ को बोलते हैं ईएमएफ। तो इसके आगे ही तुम्हारे लिए वर्ड लिख के देता हूं कि जो चीज़ मेंटेन करेगी किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, क्या बोलेंगे उसको, ईएमएफ। अब सर तक कहाँ मेंटेन करते हैं सर, बता दो एग्जांपल। तुम्हारे रिमोट का सेल देखा होगा, उस रिमोट के सेल पे 8 वोल्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का मतलब क्या है, वो 8 वोल्ट तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया उस चीज में, कितना मेंटेन किया गया है, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है। वो ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, उतना ही है हमेशा। तो जो कहा ना कि अब रिमोट में लगा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस में करंट आ रहा है उसमें, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, उसका लेवल कभी सेम हो ही नहीं रहा है ना, चाहिए ना हमेशा, सेम ही नहीं हो रहा। तो जिस चीज में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया रहता है हमेशा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ। बढ़िया बढ़िया था, बढ़िया था, समझ गया। ये तुम्हारा था ईएमएफ। अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। तो चलो शुक्रिया बच्चों, लेक्चर ऑलमोस्ट सारा बेसिक कवर करा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है। लेक्चर 0 यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सारी बातें कर दी हैं। फिर भी एक बार मैं क्विक रिकैप तुम लोग को दिखा देता हूँ कि सारी बातें कौन कौन सी की हैं हम लोग ने, सारी बातें देख लेते हैं। हाँ, पहले बता दिया करंट क्या था, करंट सिखा दिया था। उसके बाद बात की थी कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की बात कर दी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा था, करंट कहा था। चार्ज कहा था कि ऐसा मैटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। उसके बाद कहा था कि इस यूनिवर्स में चार्ज बनता कैसे, तो चार्ज बनने का इस यूनिवर्स में एक लौता रीजन था, वो था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बिना चार्ज बनता नहीं था। तो इसकी अगर बात करें तो हमने इसके बाद सिखाया था कि नेट चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होता नहीं, उसकी बात की थी। उसके बाद मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया यहाँ पे, पूरा सिखाया। पहले क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, फिर उसके बाद फोर्स लगता है, फिर उसके बाद करंट फ्लो होता है। मैंने कहा भी था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्लासरूम का प्रोफेसर कहा था ना, कहा था प्रोफेसर है, तो क्लास में प्रोफेसर है ये, नहीं रहेंगे तो बच्चे अपने मर्जी के मालिक यहाँ घूमेंगे, रहेंगे तो नहीं घूमेंगे, तो कहा सिखाया था। इसके बाद रेजिस्टिविटी सिखाया, बढ़िया तरीके से सिखाया, रेजिस्टिविटी आर प्रोपोर्शनल टू एल वगैरह लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्शन में बहुत बार यूज करोगे इस चीज़ को, तो उस समय मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लिखा हुआ था पहले हम लोग ने। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल किया, सीरीज पैरेलल में टेक्निक सिखाई, रामबाण पीवी इक्वल्स टू एसआई सिखाया ना, पीवी क्या है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट। उसके बाद लास्ट में जो सिखा पैरेलल यहाँ लिखा था, और इसके बाद वाला स्केलर और वेक्टर सिखा दिया मैंने, करंट कौन सी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर सिखा दिया, लास्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो इतने हम लोग पूरा बेसिक कवर करा दिया। तो ऐसे ही रेगुलर अटेंड किया, लेक्चर मिलते रहेंगे तुम लोग को, मिलते हैं अगले लेक्चर में।